सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। प्रिय संस्कृत मित्रों, विद्यार्थी गणों, आप सभी को आज बसंत पंचमी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को माँ शारदे विद्या रूपी दान देकर अनुग्रहित करे और वर्धापन प्रदान करे। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, इसी आशा के साथ मैं डॉक्टर मधुबाला बजाज अपने इस YouTube चैनल संस्कृत कुसुम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत के पाठ्यक्रम से संज्ञा प्रकरण। तो आज हम संज्ञा प्रकरण में ही कुछ नए बिंदुओं के साथ पुनः उपस्थित हैं। जो गत वीडियो हैं उनको क्रमानुसार आप अवश्य देखें। आई बटन पर आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। क्रमानुसार देखने से आपको पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं संज्ञा प्रकरण में ही। हमने गत वीडियो में इत संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि वर्णों की इत संज्ञा की जाती है और उसके बाद उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा में हमने 6 सूत्र पढ़े थे। आपको ध्यान होगा, उपदेशे अजनुनासिकित हलन्त्यम आदि टुडुअः श प्रत्ययस्य चुटु लशक्व तद्धिते इत्यादि ध्यान होगा आपको। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं उनका लोप हो जाता है। और ये लोप क्या है, आज हम लोप संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। देखिए, हाँ, लोप संज्ञा विधायक सूत्र है हमारे पास, अदर्शनम लोपः। देखिए, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, अर्थात प्रसक्त जो विद्यमान है उसका अदर्शन होना। क्योंकि शब्द जो है वो श्रवण का विषय है, इसलिए अदर्शन से यहाँ अभिप्राय है सुनाई ना देना, लोप संज्ञक होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि शब्द जो है वो नियत है, उसका कभी भी लोप नहीं होता है, उसका अदर्शन होता है, मतलब हम उसको सुन नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में वह लोप संज्ञक कहलाता है। उपदेशावस्था में धातु, प्रत्यय, आगम, उपदेश आदि के उच्चारण प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ जो ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण का अभाव हो जाता है और यही लोप है। जो विद्यमान है उस वर्ण का सुनाई नहीं देना ही लोप संज्ञक है। जैसे क्विप प्रत्यय है। अब क्विप प्रत्यय में जो ये सारे वर्ण हैं क, ई, व, प, ये इनका सर्वोपहारी लोप हो जाता है। और लोप होने के कारण विद्यमान तो है ये, लेकिन इनका अदर्शन होता है। ये सुनाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये विद्यमान हैं। इस कारण इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं वो समस्त कार्य जो हैं इन्हें विद्यमान मानकर यथावत होते हैं। अब आगे जो लोप करने वाला जो सूत्र है वो है तस्य लोपः। जो इत संज्ञक वर्ण होते हैं, है ना, जिनका अदर्शन होना है, जो लोप संज्ञा विधायक हैं, उनका तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है। तो लोप संज्ञा करने के लिए जो सूत्र आपसे पूछा जाए तो वो है तस्य लोपः। ये लोप करता है। ठीक है। और ये जो सूत्र है वो आपको बताता है कि लोप संज्ञा क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है संहिता संज्ञा।
संहिता संज्ञा के लिए हमारे पास संहिता का अभिप्राय है संधि, अत्यंत समीपता। अब देखिए इसके लिए सूत्र जो है वो है परः सन्निकर्ष संहिता। ध्यान रखना है आपको, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। इस तरह से अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो परः सन्निकर्ष संहिता। वर्णों की जो अत्यंत समीपता है, वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णों की अत्यंत निकटता, अत्यंत जो समीपता है वही संहिता कहलाती है और यही संज्ञा विधायक सूत्र है। अब अत्यंत समीपता से यहाँ अभिप्राय क्या है? अत्यंत समीपता से यहाँ क्या अभिप्राय है इसको जानेंगे हम कि जो वर्ण है ना, तो वर्णों के बीच में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। आदि मात्रा का जो उच्चारण का जो समय है उससे अधिक व्यवधान उनमें नहीं होना चाहिए। अर्धमात्राकालिक व्यवधान ही होना चाहिए, उससे अधिक व्यवधान ना हो, है ना। तो दो स्वरों के बीच जब किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, कोई व्यंजन वर्ण ना हो, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों वर्णों के बीच संहिता होती है, संधि कार्य हो जाता है। तो वो वर्ण जो हैं वो संहिता संज्ञक कहलाते हैं। जैसे यहाँ है दधि प्लस आने, यहाँ पर जो दधि का जो ई है, स्वर ध्यान रखना है हमें, दधि का जो ई है और आने का जो आ है, इन दोनों में अत्यंत समीपता है, किसी भी तरह का व्यवधान नहीं है, इसलिए इन दोनों में संहिता संज्ञा हो जाती है। ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं सुधि धन उपास्य। यहाँ पर सुधि का जो ई है और उपास्य का जो उ है, ये दोनों जो वर्ण हैं ये दोनों संहिता संज्ञक है। ठीक इसी तरह से मध्वरी में, है ना, भी संधि कार्य होता है, यण आदि संधि इनमें होती है। अगला जो सूत्र है वो है हमारा संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है हलो अनंतरा संयोग। जहाँ पर हलों के बीच किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, स्वरों का व्यवधान नहीं हो, तो स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे हस्त जो शब्द है, यहाँ देखिए ये जो स है और त है ना, स और त, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है। ठीक इसी तरह से चंद्र में न द र, इंद्र में, राष्ट्र में न द र, इनकी जो है संयोग संज्ञा होती है। अब ये जो संयोग संज्ञा है वो संपूर्ण जो व्यंजन समुदाय है हमारा, है ना, उस संपूर्ण व्यंजन समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, सामान्यतया हम कह सकते हैं कि स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी संयोग संज्ञा होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं पद संज्ञा के बारे में। संस्कृत साहित्य में ये माना जाता है कि जब तक कोई शब्द, कोई प्रातिपदिक या धातु जो है वो पद संज्ञक ना हो, जब तक उसे पद नहीं बनाया जाए तब तक वो प्रयोग के योग्य नहीं होता है। तो हमें उसे प्रयोग के योग्य, हम वाक्य में उसका प्रयोग कर पाएँ, इसके लिए उन्हें सुपादि प्रत्यय लगाकर और या फिर तिंगादि प्रत्यय लगाकर पद बनाना होता है, तभी हम उन्हें वाक्य आदि में प्रयोग ले सकते हैं। देखिए जो हमारी पद संज्ञा विधायक सूत्र है वो है सुप तिगंतम पदम। सुप तिगंतम पदम, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। सुबंत सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत जो है वो पद संज्ञक कहलाते हैं।
अर्थात जो प्रातिपदिक है उनके आगे सुपादि प्रत्यय सु, औ, जश इत्यादि जो हमारे 21 प्रत्यय हैं शब्द रूपों में, आपको ध्यान होगा। जो 7 विभक्तियां हैं उनमें 3-3 हमारे वचन होते हैं और इस तरह से 21 जो सुपादि प्रत्यय लगते हैं। और धातु रूपों में तिंगादि जो प्रत्यय लगते हैं, तिप, तस, छी इत्यादि जो 18 प्रत्यय लगते हैं, उन प्रत्ययों के लगने के बाद ही ये जो प्रातिपदिक या जो धातु है वो पद संज्ञक कहलाते हैं। और जब इनकी पद संज्ञा हो जाती है तभी ये प्रातिपदिक और धातु जो है वो प्रयोग के योग्य होते हैं। बिना पद संज्ञा किए बिना हम इन्हें प्रयुक्त नहीं कर सकते। अपदम न प्रयुंजेत, अर्थात जब तक किसी शब्द की या धातु की पद संज्ञा नहीं की जाए तब तक उन्हें वाक्य में प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस तरह से हम करते हैं देखिए, राम जो है वो प्रातिपदिक है। अब जब हम इनमें विभक्ति लगाते हैं, सु आदि प्रत्यय जब हम लगाते हैं तब जो रामः शब्द बनता है उसके बाद ये जो शब्द है वो एक पद बन गया और अब ये वाक्य में प्रयोग के योग्य है। ठीक इसी तरह है पठ धातु में टिपादि जब प्रत्यय लगाते हैं, हमने टिप प्रत्यय लगाया और पठति जो पद बना, अब यहाँ पर ये प्रयोग के योग्य है। तो आज हमने विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं के बारे में जाना। आपको कहीं भी संशय हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अगले 1-2 वीडियो के बाद मैं इसके प्रश्न आपको देने वाली हूँ जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थानों के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।